Good afternoon, everyone. Okay, so today we are going to discuss very much important concept for 12th commerce, that is admission of partner, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. काफी हमारे लेक्चर्स हो गए एडमिशन ऑफ पार्टनर के. तो आज का जो सेशन रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है. इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है. इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो होगी, जो आज हम कवर करने वाले, दैट इज गुडविल ट्रीटमेंट. ये चीज याद रखो. आज हम जो पढ़ने वाले, दैट इज गुडविल ट्रीटमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का कंसेप्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. गुडविल ट्रीटमेंट. गुडविल ट्रीटमेंट, तो इसके बेसिस पे कुछ हमारे सिचुएशंस रहेंगे. उस सिचुएशंस के बेसिस पे आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज आज पढ़ेंगे. तो मेजर मोटिव हमारा आज का रहेगा सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज. जितनी भी जर्नल एंट्रीज है रिलेटेड टू द गुडविल, वो आज हमें कंप्लीट करनी है. सिचुएशन वाइज कवर करेंगे हम. चलेगा, फिर तो स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे. एक एक चीज का मैं लॉजिक कवर करके दूंगा आज आपको. ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना. फिर 100% अटेंशन दो. जितना हो सके, जितना मोर देन 100% दे तो भी चलेगा. रीजन, आज हम कुछ लॉजिक्स भी इसको कवर कर ले. और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है जल्दी. कहीं ना कहीं रूल्स का इफेक्ट होता है. कुछ स्टूडेंट्स को बेसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं पता है, तो जर्नल एंट्री में दिक्कत होती है. आज हम ऐसा कवर करेंगे कि आपको अकाउंटिंग का जो बेसिक रूल्स वगैरह है वो भी नहीं पता है. चलेगा, तो उसके बेसिस पे फिर आज हम कवर करने वाले आपकी जर्नल एंट्रीज. उतना तो चलेगा फिर. तो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है. चलेगा, तो 100% अटेंशन दो. पूरी तरह से कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा तरह आपको क्लियर हो जाए. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट देम. चलो ध्यान दो बच्चों भी. अब देखो, गुडविल ट्रीटमेंट सबको पता है. गुडविल का मतलब क्या होता है? इट इज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये हमने बहुत बार रिपीट किया है. अभी तक जितने भी हमने अभी तक लेक्चर्स किए एडमिशन ऑफ पार्टनर में, बहुत बार हमने इसमें रिपीट किया है. तो जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे में हम एंटर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशन ए. लेटेस्ट से मैं यहाँ पे बोलता है सिचुएशन वन. लेटेस्ट से एक ही जगह पे हम लिखते हैं लेटेस्ट से सिचुएशन वन. ठीक है, तो समझो हमारा एक सिचुएशन यहाँ पे रिकॉर्ड हम पहले करते हैं. तो लेटेस्ट से एक सिचुएशन होगा जिसमें हमें कंसिडर ये करना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कौन कौन से सिचुएशन में क्या क्या होगा, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? जर्नल एंट्री पढ़नी है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी जर्नल एंट्री पूछते, कभी लेजर पूछते. क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. बट अभी हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं. और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे आपको यहाँ पे क्लियर करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जनरल क्वेश्चन रहता है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो, ये कौन से बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है? तो एक चीज याद रखो हमेशा. अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्लियर कट एचएससी बोर्ड है. एचएससी बोर्ड मतलब सीधी सी बात है, महाराष्ट्र बोर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये जो पूरा रहेगा ये एचएससी के लिए 100% एप्लीकेबल है. अब कोई बोलेगा कि फिर सर हम तो सीबीएसई के. तो देखो बच्चों, सीबीएसई और सीबीएसई के अलावा बाकी जितने भी बोर्ड है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है. लेकिन एक कंडीशन इसमें है, थोड़े से वर्डिंग्स इसमें अलग रहेंगे. ठीक है, और आज हम जो पढ़ने वाले महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सेशन है ये सीबीएसई के लिए कुछ लेवल तक, मतलब मैक्सिमम पूरा एप्लीकेबल है. लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे जो सीबीएसई के इसमें कवर नहीं होते बच्चों. किसमें? महाराष्ट्र बोर्ड में. इसलिए यहाँ पे आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का. ठीक है, अब कोई किसी को आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं मुझे पूरा अकाउंटिंग में एक ऐसा बोर्ड बताओ जिसके बेसिस पे मुझे ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक ऐसा कोई भी एक बोर्ड बताओ जिससे मुझे एचएससी बोर्ड फिर बाकी सारे बोर्ड का कवर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है. तो सिंपल सी बात है फिर बच्चों, मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए, आप पढ़ो सीबीएसई या आईएससी या आईसीएसई जो भी बोर्ड है, इनका बुक पढ़ लो. ये अगर क्लियर हो गया, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एचएससी, सीबीएसई, आईएससी, आईबी, आईजीसीएससी. इतने बोर्ड होते हैं, पता है ना आपको? ये सारे बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है. समझ में आ रहा है क्या आपको? तो शैल वी मूव ऑन देन.
फॉर आर इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अननेसरी बहुत ज्यादा टाइम चला गया हमारे इसमें, तो फोकस करते हैं फिर। तो सिचुएशन वन के हिसाब से चलते हैं अभी। तो पहला सिचुएशन याद रखो हमारा है अभी, तो सिचुएशन वन, तो पहले लिखते सिचुएशन वन। सो राइट डाउन फर्स्ट सिचुएशन, साथ साथ में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिखा करो। फर्स्ट सिचुएशन है, व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, when new partner brings, when new partner bring शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, कैपिटल हम नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे गुडविल की बात कर रहे हैं, तो ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, गुडविल इन कैश। ओके, एंड लेट अस से हम बोल सकते रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये है फर्स्ट सिचुएशन। अब इसमें और एक चीज है ना, गुडविल ट्रीटमेंट जो है ये दो मेथड के हिसाब से होती है, वो भी हम कवर करेंगे अभी। अभी जो हमारा फर्स्ट मेथड जो है, तो वो हमारा फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज प्रीमियम मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। क्या है हमारा फर्स्ट मेथड? दैट इज प्रीमियम मेथड। ऊपर लिख दिया मैंने, मतलब हाईलाइट होता रहेगा, चलेगा ना? तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? प्रीमियम मेथड, या इन शॉर्ट इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, मतलब अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। प्रीमियम मेथड, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस चीज की बात कर रहे हैं, प्रीमियम मेथड। ठीक है, चलेगा? तो प्रीमियम मेथड के हिसाब से अभी कवर करते हैं। तो प्रीमियम मेथड में सिचुएशन वन जो है वो हम अभी क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन वन की हम बात करते हैं पहले। तो सिचुएशन वन में क्या लिखा है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। अब देखो बच्चों, रिटेन का सिंपल मतलब होता है बिजनेस में रखना। अगर बिजनेस में हम गुडविल रखते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और उसमें इंपॉर्टेंट पहले क्या लिखा है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। तो अगर नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल लेके आएगा तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? ये सिंपल सी बात है। तो सीधी सी बात है, पहला जर्नल एंट्री हमारा पास होगा, कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले एंट्री हमारा क्या पास हुआ? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अच्छे से ध्यान दो बच्चों। कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल रियल नॉमिनल। कैश अकाउंट को होता है रियल अकाउंट, इतना तो समझ में आता है ना बच्चों, पर्सनल रियल नॉमिनल। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसमें कहीं पे गड़बड़ होगी। ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझने की। ठीक है, पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत डीप में। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अभी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ तो अच्छे से ध्यान दो, क्लियर हो जाएगा। तो कैश कौन सा अकाउंट है बच्चों? पर्सनल रियल नॉमिनल, इट इज रियल अकाउंट। अब बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, अब बताओ इस रूल के हिसाब से आप मुझे बताओ, आप बिजनेस हो लेटेस्ट से, और आपके बिजनेस में कोई पर्सन कुछ एज अ पार्टनर कुछ कैश लेके आ रहा है, तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा ऑब्वियसली। सो कैन आई से कैश कम्स इन द बिजनेस? इज इट राइट? तो कैश कम्स इन द बिजनेस, ये फर्स्ट रूल एप्लीकेबल हो गया। हाँ, अभी कैश कम्स इन द बिजनेस एज पर विच रूल इन अकाउंट्स? एज पर रियल अकाउंट, व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली पैसा आ गया ना हमारे बिजनेस में, कैश कम्स इन द बिजनेस। सो शैल आई यूज डेबिट व्हाट कम्स इन रूल हियर? शैल आई यूज दिस रूल फॉर डेबिट व्हाट कम्स एज डेबिट व्हाट कम्स इन? करेक्ट, तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, दूसरी बात, गुडविल को हमने क्रिएट क्यों किया? पहला एंट्री तो समझ में आया ना, मतलब पहला वर्ड समझ में आया, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। अब आप बोलोगे सर पैसा कैसे आ रहा है? पैसा तो जा रहा है। अगर गलती से कोई ये बोल रहा है ना कि पैसा जा रहा है, तो ये सोच लो आप वो नए पार्टनर के एंगल से सोच रहे हो, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, अकाउंटिंग हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बच्चों? बोलो, इट इज प्योर बिजनेस ना।
अगर गलती से आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, तो समझ लो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, किसी पर्सन या किसी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे चलते फिर। तो कैश ऑफ बैंक अकाउंट को डेबिट किया, क्यों समझ में आया। अब गुडविल को क्रिएट क्यों किया, सीधी सी बात है, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है पार्टनर। पार्टनर किस चीज का पैसे लेके आ रहा है, गुडविल का, इसलिए गुडविल को क्या करना है, क्रिएट करना है। अब आप बोलोगे फिर गुडविल को क्रिएट करने का लॉजिक क्या है, तो एक चीज याद रखना, हम क्या करते हैं, टेम्पररी ये जो गुडविल है ना, इसको बिजनेस के लिए गेन या इनकम मानते हैं। समझ में आ रहा है, टेम्पररी में बोल रहा हूँ। टेम्पररी क्या मानते हैं, बिजनेस के लिए गेन या इनकम माना जाता है, इसलिए गुडविल को हम क्या करते हैं, सिंपल क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि बट सर फिर यहाँ पे आपने पहले यहाँ पे तो रूल यूज किया ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल अकाउंट का, फिर यहाँ पे रूल क्यों यूज नहीं कर रहे। देखो बॉस, जरूरी नहीं है हर जगह पे आप रूल फॉलो करो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया पता है क्या आपको, जिनका देखो 11 का बेसिक क्लियर होगा ना, उनको समझ में आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे जो यूज किया ना कैश ऑफ बैंक अकाउंट, आई यूज हियर एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको मैंने कौन सा अप्रोच में डाल दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये जो मैं गुडविल का लॉजिक अभी जो मैंने बताया ना, ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बताया आपको। मॉडर्न अप्रोच समझता है क्या आपको, एसेट का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, इनकम का बैलेंस क्या होता है, और एक्सपेंडिचर का बैलेंस क्या होता है, ये हमने कवर किया था। ये मतलब बेसिकली 11th में कवर होता है जनरली। तो ये 11 का जिसका कवर होगा उसको ही क्लियर हुआ होगा फिर। इज इट राइट और नॉट। तो समझ में आया ना फिर। तो गुडविल का भी लॉजिक मैंने बताया, हम क्या करते हैं, इसको टेम्पररी इनकम मानते हैं या कभी गेन माना जाता है इसको। ठीक है, तो इसलिए गुडविल को हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और एज पर रूल अगर चाहिए तो फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये इनकम में गेन है, इसलिए गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री। अब बात करते हैं हमारा सेकेंड एंट्री। अब एज पर प्रीमियम मेथड सेकंड एंट्री क्या पास होगा, देखो अब ये जो गुडविल दिख रहा है ना बच्चों, ये गुडविल जो लाया है, इस गुडविल को हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्यों, सीधी सी बात है, गुडविल का जो पोर्शन लेके कौन आएगा, नया पार्टनर। अब जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, तो सीधी सी बात है, ये पार्टनर का जो गुडविल का पैसा आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। क्यों ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये जो गुडविल है ये इन्होंने कुछ साल पहले कमाया है ना। तो इसका पैसा जो नया पार्टनर है उस पर किसका होगा, ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स का, इसलिए पुराने पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब अच्छे से ध्यान दो, गुडविल को फर्स्ट एंट्री में क्रिएट हुआ है, तो जब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्रेडिट का फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए गुडविल को क्या करेंगे, फिर हम डेबिट करेंगे सेकंड एंट्री में। तो एंट्री पास होगा गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब बताओ, गुडविल को हमने डेबिट क्यों किया, समझ में आया, क्योंकि पहले एंट्री में क्रेडिट था, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका बैलेंस चेंज होगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा ना। अच्छा ये कैसे समझो, अभी मैं आपको देखो, मुझे बताओ, समझो मेरे पास 500 रुपए है। ठीक है, अब मेरे पास 500 रुपए, तो अकाउंटिंग में मैं बोल सकता हूँ इसको डेबिट, क्योंकि असेट का बैलेंस डेबिट होता है। मेरे पास कैश होना मतलब मेरे पास 500 रुपए का कैश है, हार्ड कैश। और कैश का बैलेंस क्या होता है, अकाउंट्स में डेबिट। अब बताओ, जब मैं ये 500 रुपए को खर्च करूंगा, तो मेरे 500 रुपए क्या होंगे, क्रेडिट। तो 500 रुपए जो पहले डेबिट थे, अभी वो क्रेडिट हो गए। मुझे बताओ टोटल बचा कितना, जीरो। समझ में आ रहा ना, तो ये डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया अभी। अब वैसे ही चीज बताओ, जब पहले एंट्री में मेरा गुडविल क्रेडिट था, जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा, तो सीधी सी बात है ना बॉस, कि वो जो गुडविल जो क्रेडिट है उसको क्या करना पड़ेगा, फिर डेबिट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, क्या गुडविल अकाउंट ऑफ बिजनेस में रहेगा, क्या है, नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले तो क्रेडिट किया था, फिर अब डेबिट करने जा रहे हैं। तो पहले क्रेडिट किया लेटेस्ट से 500 का क्रेडिट, और उसके बाद हमने डेबिट किया लेटेस्ट से 500 का। तो अब मुझे बताओ, इफेक्ट नलीफाई हो गया ना। सो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कंसिडर एज अ नलीफाई इफेक्ट और नॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो गुडविल को हमने कर लिया डेबिट। अब ये जो गुडविल को डेबिट हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, बोलो पार्टनर्स में। अब जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इसकी वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी कैपिटल, बताओ। क्योंकि गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका पैसा देगा कि मतलब किसको मिलने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो मुझे बताओ, उन्होंने ऑलरेडी 1 लाख रुपए का कैपिटल बिजनेस में लगाया, और गुडविल का समझो फॉर एग्जाम्पल पैसा उनको मिल रहा है 20,000। तो 1 लाख रुपए की कैपिटल प्लस 20,000 का गुडविल शेयर, तो टोटल कैपिटल इतनी हो गई उनकी, 1,20,000। क्लियर हो रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर, अगर 1 लाख रुपए का तो कैपिटल है, चलो समझ में आया। अब 20,000 रुपए का गुडविल को शेयर देने से बेटर एक काम करो, उसको कैश में दे दो। ये तो डाउट क्लियर है, मतलब सही बोल रहे हो अभी। अब बताओ, ये 20,000 का कैश हम देने से बेटर क्या करते हैं, हम पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं।
बिजनेस में क्या किया जाता है, मतलब एज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, की एक काम करो, वे कैश देने से बेटर क्या करो, आपकी जो कैपिटल है ना उसको इंक्रीज करो। सिंपल सी बात है। मतलब फ्यूचर में जब बिजनेस बंद होगा तो ये गुडविल का पोर्शन, जब इसकी मतलब पहले जब कैपिटल 1 लाख रुपए दिख रही थी तो अभी 1,20,000, तो बंद होने के बाद इसको कितना पैसा मिलेगा फिर, 1 लाख की जगह पे 1,20,000। ये फ्यूचर के रिलेटेड होता है। अब कोई बोलेगा 1,20,000 की वैल्यू आज की डेट में जितना होगा, तो आफ्टर 10 ईयर्स अगर समझो 1,20,000, 10 साल के बाद 1,20,000 मिलेगा क्या? ऐसा बेटा उठा सकता है। अब क्या होगा फिर, कोई बताएगा ये, इसका क्या करेंगे फिर? तो सीधी सी बात है, अगर 1,20,000 आज की डेट में जो वैल्यू रहेगी, तो ऑब्वियसली 10 साल के बाद उसकी वैल्यू भी चेंज होगी ना यार। तो उसके हिसाब से वो चलता रहेगा। तो अकाउंटिंग में बुक वैल्यू का कंसेप्ट माना जाता है, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए 1,20,000 का जो भी वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। या आप ऐसा बोल सकते हो 1,20,000 तो फिक्स नहीं रहेगा, और कुछ कैपिटल एक्सपांशन करेंगे ना हम, और कुछ कैपिटल चलता रहेगा उसमें, चलेगा। चलो आगे चलते हैं फिर। तो गुडविल को हमने डेबिट कर लिया, वापस आते हैं सेकंड एंट्री में। गुडविल को पहले क्रिएट किया था, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो गुडविल को क्या होगा, डेबिट। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या जर्नल एंट्री पास हुई फिर यहाँ पे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब भी हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, वो हमेशा याद रखना हमें एक पर्टिकुलर रेशियो में करना होता है, और वो रेशियो होता है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो होगा वो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया? तो जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल पहला एंट्री पास होगा। सेकंड एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो कौन से रेशियो में किया जाता है, हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ में आ गया? तो ये था हमारा फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो इसके साथ साथ फिर अगर हम बात करेंगे, अभी यहाँ पे मैं नैरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो क्वेश्चंस के साथ आ ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन 1, चलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सिचुएशन 2। सिचुएशन 2, अभी हम कौन से मेथड में बोलो बच्चों, फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में हमारा सिचुएशन 2 चल रहा है अभी। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, प्रीमियम मेथड। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब सिचुएशन 2 क्या होगी फिर इसके, देखो। सिचुएशन 2 में क्या होगा कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा, तो कैश में लेके आने के बाद कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स उसको विड्रॉ भी कर लेता है। ठीक है, तो वो विड्रॉ करने का जब कंसेप्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि फिर उसके बेसिस पे भी दिखाना पड़ेगा। तो राइट डाउन, यहाँ पे हम लिखेंगे, व्हेन गुडविल brought by new partner in cash, when goodwill brought by new partner and return off, and return off, ऐसा भी होता है, and return off। एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ वर्डिंग को, मैं थोड़ा सा, ये रिटर्न ऑफ तो हम आगे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इट इज विड्रॉन, चलेगा। बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे वापस आपका, इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिकली लिखते हैं, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये है हमारा सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, देखो तो क्या है सिचुएशन 2, व्हेन गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, तो वही फर्स्ट केस के हिसाब से कैश में गुडविल लेके आ रहा है, बट अब ये गुडविल कैश में लेके आने के बाद फिर ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से कवर करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगेन यहाँ पे वो एंट्रीज कैसे पास करेंगे फिर वो भी दिखाना पड़ेगा हमको। तो अगेन देखो, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारा वही पास होगा, कौन सा,
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा गुडविल का पैसा अगर आएगा, क्या क्योंकि कैश में लेके आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये फर्स्ट एंट्री सेम रहेगा। सेकंड एंट्री भी सेम रहेगा जो हमने पहले इसमें किया था, क्या रहेगा सेकंड एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा, बराबर ना। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें इसको कंप्लीट करना है। अब ये जो थर्ड है ना, ये इसकी वजह से ये सिचुएशन टू बना एक्चुअली, दैट इज थर्ड जनरल एंट्री। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर गुडविल लेके आता है और उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो समटाइम्स क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर जो है ना, ये अपना गुडविल का विड्रॉ जो है, मतलब गुडविल का जो पैसा होता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या ऐसा अलाउड है? 100% अलाउड है यार। मुझे बताओ, अगर समझो मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूँ, और समझो मैं एक लेटेस्ट से एक्स एंड वाई ऐसे दो पार्टनर है, और मैं समझो एज जेड करके ये कर रहा हूँ मैं, और कोई पे मैं चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। समझो एक्स एंड वाई ऐसे दो पार्टनर है, इसमें समझो जेड नाम के पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना है। अब बताओ जेड अगर कुछ गुडविल का पोर्शन लेके आ रहा है एक्स एंड वाई के बिजनेस में, ठीक है, तो इनका कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो लेटेस्ट से गुडविल लेके आ रहा है वो 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए क्या होगा, एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन मुझे ये चीज बताओ, जब एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैंने पता है आपको कि इनके पास बेसिकली कहीं ना कहीं इनके कैपिटल इंक्रीज होगी। लेकिन जब अगर ये चाहे, तब ये जो गुडविल का पैसा है ना, ये क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा है इनका। ये जो पैसा है 1 लाख, ये है किसका? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स का होगा ना। तो ये जब चाहे तब अपने बिजनेस में से इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं कैपिटल के थ्रू। ठीक है, अब बताओ, जब कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा, तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो सीधी सी बात है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये समझ में आएगा? और डेबिट किसको करेंगे फिर, पार्टनर के कैपिटल को। अब पार्टनर के कैपिटल को डेबिट क्यों करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब हमेशा याद रखना, पार्टनर्स का, देखो कैपिटल, कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो बताओ, जब कैपिटल घटेगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, एज पर मॉडर्न अप्रोच। समझता है ना? तो अगर कैपिटल क्रेडिट जब होता है, तो तभी क्रेडिट होगा कैपिटल जब वो बढ़ेगा। लेकिन अगर ये कैपिटल घटेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब अच्छे से ध्यान दो, गुडविल को यहाँ पे जैसे कि सेकंड एंट्री में हमने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रिएट किया, मतलब कैपिटल को इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि ओरिजिनल बैलेंस क्रिएट होता है। अब बताओ, जब वो गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे, तो मुझे बताओ, जो गुडविल का पोर्शन इसके कैपिटल में था, वो अब बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो क्या वो पोर्शन विड्रॉ करने की वजह से इनका कैपिटल डिक्रीज होगा क्या? डू यू एग्री? डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? अगर बताओ कि अगर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो भी है, मतलब अभी जो सारे अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो पोर्शन है किस चीज का, गुडविल का, तो जब ये गुडविल का पोर्शन विड्रॉ करेंगे, तो ये बताओ, उनका कैपिटल भी तो डिक्रीज होगा ना उसके साथ। कैसे डिक्रीज होगा? क्योंकि जब गुडविल की वजह से कैपिटल बढ़ सकता है, तो गुडविल विड्रॉ करने की वजह से कैपिटल घट भी तो सकता है। आप समझा क्या? अब बताओ, ओरिजिनल बैलेंस होता है क्रेडिट, जब हम विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, फिर डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट होगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बेसिस पे हमने इसको कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर हम इसको कंसिडर करेंगे। तो याद रखना, ये जो भी चीज होती है, ये सारी हमारे कहीं ना कहीं किस बेसिस पे रहती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे। सिचुएशन 3 क्लियर हो गया सबको? सो सिचुएशन 2 क्लियर हो गया। दो सिचुएशन हो गया हमारे, समझ में आ रहा है ना, प्रीमियम मेथड के हिसाब से। पहला सिचुएशन, जब पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है और बिजनेस में रखता है, तो पहला एंट्री होगा सेम, सेकंड एंट्री होगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये हमने किया अभी। सेकंड सिचुएशन में फर्स्ट सेकंड एंट्री सेम है, लेकिन थर्ड में बस क्या लिखना है, विड्रॉन का एंट्री चलेगा।
तो उसके बेसिस पे कवर करते हैं। अब आते हैं हमारा थर्ड सिचुएशन। कौन से सिचुएशन? थर्ड सिचुएशन। कौन से मेथड में बच्चे हैं हम भी? बोलो। प्रीमियम मेथड में ही है, बराबर ना? तो राइट डाउन सिचुएशन थ्री। सिचुएशन थ्री। तो सिचुएशन थ्री जो हो, उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो सिचुएशन थ्री क्या है? देखो बहुत सिंपल भी है। जब भी नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आएगा ना कैश में, और वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करेगा, तो उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा वो हमें यहाँ पे बेसिकली लिखना है। ठीक है, तो समझो, व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। मतलब उसने प्राइवेटली पे कर दिया उसको। प्राइवेटली मतलब समझता है ना, हो सकता है बिजनेस वर्किंग आवर्स में, या हो सकता है कि बिजनेस के टाइम पे नहीं दिया, किसी दूसरी जगह पे जाके दे दिया, ऐसा लेटेस्ट हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो प्राइवेटली पे किया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कोई भी टाइप का एंट्री पास करने की अनुमति नहीं देता बिजनेस। ये अकाउंटिंग का रूल है। तो सिंपल सी बात है, जब सिचुएशन थ्री रहेगा उस केस में हम सीधा लिखेंगे नो एंट्री, या उसका कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है कि अरे गुडविल तो लेके आए, बट प्राइवेटली पे किया तो भी क्या होगा? देखो प्राइवेटली पे, अभी किसी का डाउट ये होगा कि प्राइवेटली अगर हमने उन्होंने पे भी कर दिया तो फिर कैश तो जाएगा वगैरह वगैरह। देखो बट हम अकाउंटिंग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर नया पार्टनर कोई पर्टिकुलर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है और वो उनको प्राइवेटली पे कर रहा है, तो सीधी सी बात है यार कि प्राइवेटली अगर पे करेगा तो बिजनेस का कनेक्शन कैसे बनेगा वहां पे? बिजनेस एक अलग चीज होती है, प्राइवेट कंसेप्ट अलग होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेटेस्ट से हम बात करते हैं, वही एक एग्जांपल लेते हैं। लेटेस्ट से एक पर्सन है बालू एंड कालू, एग्जांपल है, तो बहुत फेवरेट एग्जांपल है हमारा। मैंने शायद क्वेश्चन भी किए ना इसके। चलो, तो बालू एंड कालू, अब बताओ बालू एंड कालू का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इसमें समझो हम लेटेस्ट से रामू पर्सन को नए ये है नया नया पार्टनर, ये है हमारा बिजनेस का नया पार्टनर लेटेस्ट से, और दो ऑलरेडी पार्टनर कौन से? बालू एंड कालू। अब बताओ, बालू एंड कालू ऑलरेडी अच्छे से बिजनेस चला रहे, इनके साथ डिसाइड हुआ कि रामू बिजनेस में लेटेस्ट से 10,000 रुपए का गुडविल लेके आएगा। ऐसा डिसाइड हुआ है। अब 10,000 रुपए का जो गुडविल वो लेके आएगा, कहा किसमें? बालू और कालू के फॉर्म में। ऐसा डिसाइड हुआ है। अब ये 10,000 इसने क्या किया, रामू ने, ये बिजनेस में न जाके उनको किसी प्राइवेट जगह पे जाके दे दिया। मतलब कोई उनके होटल में चले गए, ऐसा कुछ, कोई बिजनेस मीटिंग ने, कुछ ने कुछ ने। तो बेसिकली इसने पे कैसे किया फिर इनको? प्राइवेटली पे किया। अब बताओ, अगर प्राइवेटली इन्होंने कालू और बालू को पे कर दिया, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये होगा कि ये बिजनेस में पैसा आया नहीं ना, ये गया डायरेक्टली बालू और कालू की जेब में। तो उनका डायरेक्ट प्राइवेट कंसेप्ट माना जाएगा, ऐसा फर्म बोलता है। दिस इज द रूल इन गुडविल ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम यहाँ पे याद रखना, अगर गुडविल, अभी ये जो मैंने पूरा इतना प्रवचन दिया आपको, एग्जांपल वगैरह दिया, ये सिर्फ ये एक नो एंट्री के लिए दिया है। समझ में आ रहा है क्या आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये जो पूरा बताया ना मैंने अभी आपका प्रवचन, इतना रामायण वगैरह, ये छोटी सी चीज के लिए बस बताया, दैट इज नो एंट्री। समझ में आया? तो आपका प्रीमियम मेथड क्लियर हो गया है यहाँ पे सबको? समझ में आ रहा है? लॉजिक्स भी मैंने कवर किए, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, क्यों करना है, ये भी हमने कवर किया। समझ में आया? और वो बहुत बेसिक से हमने कवर किया है, जो आपका 11th स्टैंडर्ड में आपने भी पढ़ा है, उसके बेसिस पे मैंने कवर किया है। तो मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आना चाहिए फिर आपको। तो शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट मेथड देन? तो प्रीमियम मेथड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड मेथड पे हम चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है, दैट इज वैल्यूएशन मेथड। Second method is valuation method। ठीक है, तो इसमें फिर हमारे कुछ सिचुएशन आएंगे। पहला मेथड कौन सा था हमारा? प्रीमियम मेथड। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं वैल्यूएशन मेथड पे।
अब देखो वैल्यूएशन मेथड में एक चीज क्या होती है कि यहाँ पे पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है, ठीक है। देख ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे फिर। तो ऐसे सिचुएशन में फर्म क्या करता है, अपने जो गुडविल की वैल्यू रहेगी ना उसको इंक्रीज कर देता है। और गुडविल को इंक्रीज कभी कर देता है, फिर कभी कभी उसको राइट ऑफ भी कर देता है। समझ में आ रहा है? तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है। तो उसके बेसिस पे हमें कुछ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कर रही है। तो पहला सिचुएशन यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन गुडविल और व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर does not bring does not bring share of goodwill, share of goodwill, share of goodwill in cash, then it is raised in the business, then it is raised in the business। ठीक है, चलो ध्यान दो अच्छे से। तो इसमें एक एंट्री हमारा पास होगा, फर्स्ट एंट्री, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान दो अभी। इंटर के पास किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले ये समझो एक सिचुएशन क्या है। अगर किसी नए पार्टनर को गुडविल का शेयर अगर वो लेके नहीं आता है कैश में, तो ऐसे सिचुएशन में उस गुडविल को हम रेज करते हैं। रेज का सिंपल मतलब होता है गुडविल की वैल्यू इंक्रीज करना। ठीक है, अब वो कैसे बढ़ाते हैं, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़ाते हैं। वो हर एक पार्टनर का सिचुएशन है, हर एक पार्टनर का डिसीजन है, या फर्म का कुछ डिसीजन है, या उनका कुछ अपना कैलकुलेशन रहेगा। अब उस कैलकुलेशन को हमें नहीं करना है। इज इट राइट? ठीक है, हम बस पढ़ रहे हैं हमारा लॉजिक क्या है उसके बेसिस पे। तो ऐसे सिचुएशन में जब गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उस केस में क्या होगा, गुडविल क्या है बच्चों बच्चों गुडविल इज असेट, इसको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो बताओ, गुडविल की वैल्यू जब बढ़ेगी तो एसेट का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो जब बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और जब घटेगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब गुडविल को करना पड़ेगा डेबिट, इसलिए गुडविल को डेबिट हुआ। अब गुडविल को डेबिट हमने कर दिया, और ये गुडविल वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होने की वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ रहा है। अच्छा, हम ये इंक्रीज बेसिकली ये जो इंक्रीज नहीं करना पड़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि गुडविल का पैसा उसमें हम कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, इसका जो भी अमाउंट रहेगा वो हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में रहेगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब इधर से कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है आपका। ठीक है, चलो ध्यान दो अच्छे से। कंफ्यूजन क्यों स्टार्ट होगा, देखो हमने जो फर्स्ट इसमें पढ़ा था ना प्रीमियम मेथड में, उसमें सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, उसमें हमने जो एंट्रीज देखी है वो सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की है। ये चीज को भूलना नहीं है आपको। जब भी गुडविल कैश में लेके आता है और वो प्रीमियम का मेथड होगा, तो कौन से रेशियो में रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल सी बात है। और अगर वो पर्टिकुलर पर्सन गुडविल लेके नहीं आता है, तो कौन से रेशियो में रहेगा, ओल्ड रेशियो में। क्लियर होगा क्या आपको? कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना अभी? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सही जा रहे हो, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन नहीं अगर हो रहा है तो सही जा रहे हो, अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो समझ लेना, या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, या तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों। अब वो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप फर्स्ट कैटेगरी में हो। करेक्ट है ना मेरा अजम्पशन? यस। चलो तो आगे चलते फिर। तो ये समझ में आ गया फिर आपको फर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, अब सेकंड सिचुएशन यहाँ पे क्या होती है, देखो। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताना रह गया, दैट इज जब भी गुडविल सिर्फ रेज किया जाता है ना, तो याद रखना इसका इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में।
कंपल्सरीली याद रखना है। जब भी गुडविल को हम डेबिट करेंगे ना, तो याद रखना हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो जब एसेट क्रिएट होगा तो याद रखना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये वापस मैं बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में मेंशन करना है। प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल होता है। अगर हम गुडविल का ट्रीटमेंट देते हैं और गुडविल को रेज करते, सिर्फ रेज करते, मतलब सिर्फ बढ़ाते, उस केस में हमेशा रखना बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया? चलो, सो शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट कंसेप्ट देन, दैट इज नेक्स्ट सिचुएशन। चलो तो लिखते फिर सेकेंड सिचुएशन। ओके, तो सिचुएशन टू। ओके, तो सिचुएशन टू के बेसिस पे लिखते हैं फिर यहाँ पे हम, ठीक है। व्हेन गुडविल इज रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ, व्हेन गुडविल इज रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो ध्यान दो चलो अभी। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट एंट्री हमारा सेम रहेगा रेस का। तो क्या एंट्री पास होगा फिर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर ना? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, बराबर। देन अब इसमें सेकेंड एंट्री हमें क्या पास करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे लिखा रिटर्न ऑफ। देखो याद रखना, रिटर्न ऑफ का मतलब सीधी सी बात है कि उसको पूरी तरह से हटाना है बिजनेस से, या कैंसिल करना है। तो मुझे बताओ, जब गुडविल पहले हमने रेस किया तो इसको डेबिट किया, जब इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके गुडविल हट जाएगा बिजनेस से। इसलिए क्रिएट किसको करेंगे हम? गुडविल को। तो टू गुडविल अकाउंट। ये तो समझ में आया होगा अभी आपको एटलीस्ट। ये तो सिंपल है। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि डेबिट किसको करेंगे, तो याद रखना रिटर्न ऑफ जो होता है ना, वो सारे पार्टनर्स में होता है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है? तो क्या पास हुआ फिर? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और याद रखना है कौन से रेशियो में जाएगा? न्यू रेशियो में। समझ में आ रहा है? तो जब भी गुडविल रेज होगा तो हमेशा ओल्ड रेशियो में रहेगा। और ऑल पार्ट, और जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो कौन से रेशियो में रहेगा? न्यू रेशियो में रहेगा। मतलब वैल्यू पूरी तरह से हम हटा रहे हैं ना। अब कोई बोलेगा कि ऑल पार्टनर्स को डेबिट करना क्यों है? सिंपल सी बात है यार। अगर बताओ, गुडविल पहले ओल्ड पार्टनर्स लेते थे, लेकिन जब रेज होता है, रेज होने के बाद ओल्ड पार्टनर्स में रहेगा। लेकिन जब वो नया पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में एडमिटेड है, तो जब गुडविल को आप हटा रहे हो, तो हो सकता है कि पिछले 5 साल से लेटेस्ट से 2 पार्टनर चला रहे, और तीसरे साल में छठे साल में उसको ऐड कर लिया नए पार्टनर में। तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद, मतलब आफ्टर 8 इयर्स, वो पर्टिकुलर पार्टनर बिजनेस में 2 साल था। तो इसका मतलब गुडविल का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन उसका भी तो रहेगा ना। और उस टाइम पे जब आप गुडविल रिटर्न ऑफ करोगे आफ्टर 9 to 10 इयर्स, तो सीधी सी बात है उसका भी तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसलिए वो पार्टनर को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ गुडविल। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल। अब समझा ऑल पार्टनर्स क्यों डेबिट किया है? ऑल, अच्छा ऑल क्यों लिखा समझा ना आपको? ठीक है। अब कोई बोलेगा फिर डेबिट क्यों किया है? देखो सिंपल सी बात है ना। अगर गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करें, मतलब गुडविल की वैल्यू घटा रहे हैं, तो गुडविल की जब वैल्यू बढ़ाते हैं तो कैपिटल बढ़ेगी। तो गुडविल की वैल्यू जब घटाएंगे तो सीधी सी बात है कैपिटल भी घटेगी। इसलिए उसको कैपिटल घटेगी तो डेबिट कर दिया। लॉजिक समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया हमारा सिचुएशन टू। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट सिचुएशन पे एंटर करते हैं फिर, दैट इज लास्ट सिचुएशन। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। ये भी है, और ये वैसे रेयर है बट ठीक है। एक इसमें दिया है तो करेंगे, बट क्वेश्चन है इसके, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस होते हैं, ये भी हम करेंगे सॉल्व धीरे धीरे। आज तो हमें बस गुडविल का जर्नल एंट्रीज पर देखना है, बराबर। तो राइट डाउन लास्ट सिचुएशन ऑफ द डे, दैट इज सिचुएशन थ्री। सिचुएशन थ्री। तो सिचुएशन थ्री है हमारा,
गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी appeared in the books, already appeared in the books, goodwill already appeared in the books of the, let us say select the of the firm, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें लिखते हैं इन बैलेंस शीट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बैलेंस शीट, क्या लिखा मैंने, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट वर्ड क्योंकि यूज किया, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर समझो क्वेश्चन में कुछ बैलेंस शीट दी जाइए और इसके एसेट साइड में लिखा है लेटेस्ट से गुडविल 1 लाख रुपए, तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा जैसे अभी मैंने प्रेजेंटेशन दिया दिखाया। तो ऐसे केस में जब गुडविल ऑलरेडी आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दी जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसा सिचुएशन है तो उसमें क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, वो हमें यहाँ पे लिखना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है फिर इससे, देखो सिंपल सी बात है, जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस केस में इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि गुडविल का जो रीवैल्यूड वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इसको करंट अकाउंट के या कैपिटल अकाउंट जो भी है उसके एडजस्ट उसके अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा तो उसके बेसिस पे हमें ये दिखाना पड़ेगा। तो याद रखना, जो भी उसकी रिवैल्यूड वैल्यू रहेगी और बुक वैल्यू रहेगी, उनका जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल को हम ट्रांसफर करेंगे या रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख देते हैं, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा आपको। यहाँ पे आप बोल सकते हो रिवैल्यूड फिगर, ऐसा यहाँ पे लिखते हैं जैसे डिफरेंस इन, डिफरेंस इन रिवैल्यूड, एक सेकेंड अलग ही करते हैं, डिफरेंस इन, यहाँ पे रोमन नंबर 1 लिखते हो जैसे डिफरेंस इन revalued figure and book value adjust through capital oblique current account और revaluation, और revaluation, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये होता है कि अगर रिवैल्यूड जो फिगर होती है, ठीक है, रिवैल्यूड का या उसके बेसिस पे हम अगर देखेंगे तो रिवैल्यूड का फिगर और बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू मतलब क्या, जो क्वेश्चंस में जो आपके बैलेंस शीट होती है उसमें जो वैल्यूज दी जाती है दैट इज बुक वैल्यू। रिवैल्यूड फिगर मतलब क्या, जो आपको एडजस्टमेंट में दी जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस हम या तो कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। वो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो तो तब पता चलेगा जब क्वेश्चन में, बट इसका सिचुएशन वही है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन 3 का फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन 3 का सब ए सिचुएशन मतलब फर्स्ट सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर सेकंड सिचुएशन भी आएगा आएगा, तो सेकंड सिचुएशन भी कर दिया फिर, ये भी बहुत सिंपल है। सेकंड सिचुएशन, अब देखो गुडविल ऑलरेडी अपीयर रहेगा बिजनेस में, बट कभी कभी क्या होगा कि ऑलरेडी गुडविल है लेकिन नया पार्टनर ने कुछ कैपिटल लेके आया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट से व्हेन, एक सेकंड, सेकंड के लिए हम लिखते हैं लेट से व्हेन
goodwill already appeared, but new partner but new partner brings goodwill in cash. New partner bring गुडविल इन कैश, ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या, अगर कोई पार्टनर और ऑलरेडी गुडविल बिजनेस में है, जैसे यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में समझो ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, अपेड मतलब बिजनेस में दिया है ऑलरेडी गुडविल, क्वेश्चन में दिया जाएगा, बट इसके साथ साथ नया पार्टनर गुडविल कैश में भी लेके आए, तो ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या? तो ये बहुत सिंपल है। देखो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो गुडविल को हमें पहले राइट ऑफ करना है जो पुराना है, कौन से, इसमें ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे, सिंपल सी बात है। तो इसको हम डिजायरेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना जब भी अगर ओल्ड पार्टनर्स में दिया है तो वो जो गुडविल हो जो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है, उसको हमें हमेशा याद रखना वो क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलेंगे राइट ऑफ। क्लियर हो गया? सिंपल। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, in old partners, in old partners, in their old ratio, in their old ratio। ठीक है, इस क्या बोलेंगे, इन देयर ओल्ड, चलेगा। तो गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ये कब होगा, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड भी है और साथ साथ में जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना फिर जो गुडविल रहेगा, मतलब कौन सा गुडविल, जो एडजस्टमेंट में नहीं, जो ऑलरेडी बुक में अपीयर्ड है, ऑलरेडी बुक में अपीयर्ड मतलब कौन सा, यही जो बैलेंस शीट में होता है, उसको हमें राइट ऑफ करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो समझ में आया बच्चों? फिर आपको आज का ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। छोटा ही था ये सेशन, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जर्नल एंट्रीज अगर आपको समझ में आ गई तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। याद रखना एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो आज हमने पढ़ा। ये एक बार आपको समझ में आ गया ना, फिर बाकी पूरा चैप्टर आपका है, क्योंकि इसी की जर्नल एंट्रीज में दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ अभी, चलेगा क्या? बट वापस कुछ कंसेप्ट रह जाएंगे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, एक एक कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ सेशन ले लो, और उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सारे कंसेप्ट एट टाइम आएंगे, तो उस टाइम पे मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये हमने वीडियो में उस टाइप पे ये कवर किया था, फिर इस लेक्चर में हमने वो कवर किया था, उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन भी क्लियर होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा ना फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं फिर फटाफट क्या क्या कवर किया हमने आज। चलो, तो गुडविल ट्रीटमेंट पहला था प्रीमियम मेथड, बराबर। पहला प्रीमियम मेथड क्या था, उसमें व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, तो बोलो बच्चों क्या एंट्री पास होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जब ये गुडविल लेके आया आता है पार्टनर, तो उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये हमने गुड सिचुएशन टू किया है एज पर प्रीमियम मेथड। देन सेकंड के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, तो इसमें फिर तीन एंट्री पास होती है, पहला एंट्री एंड सेकंड एंट्री सेम एज पर सिचुएशन वन वी कैन से, एंड फॉर दिस थर्ड एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गॉट डेबिटेड एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट गॉट क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा जा रहा है ना बिजनेस के बाहर, और याद रखना दोनों सिचुएशन के लिए कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Are you understanding this? Then we move on situation 3. What is the situation 3? When new partner brings goodwill and paid to old partners privately. So in that situation, what we have to do? No need to pass any entry. In simple, there is no entry.
Are you understanding this? After that, we already moved on valuation method. Then under valuation method, what is the first entry? Goodwill account debit to old partners capital account. In which ratio? In old ratio. Are you understanding this? Then situation 2, when goodwill is raised in the and write off. When goodwill is raised and written off, so in that situation goodwill account is debited also and goodwill account is credited also, but goodwill account is debited in which entry? Goodwill raised, and goodwill account is created in which entry? Second entry, that is written off entry. Are you understanding this? तो क्या एंट्री पास हो रही है? पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और सेकंड में क्या हो गया? ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी गुडविल रेज होगा तो कौन से रेशियो में रहेगा? ओल्ड रेशियो में. और जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, ये जो एंट्री पास हमने किया ना सेकंड, ये रिटर्न ऑफ किए, तो रिटर्न ऑफ जब होगा तो ये कौन से रेशियो में रहेगा? न्यू रेशियो में. नरेशन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ हो जाएगा, ठीक है? नरेशन मतलब समझते हैं ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर ट्रांजैक्शन. जरूरत नहीं हुई उसकी, इसलिए हमने नहीं किया अभी यहाँ पे. देन सिचुएशन 3, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इन बैलेंस शीट. तो अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है तो उस केस में क्या होगा? या तो रिवैल्यूड फिगर और बुक वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो हम रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करेंगे या तो कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? और अगर दूसरा सिचुएशन 3 में सब सेकंड सिचुएशन क्या आएगा? अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है लेकिन नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा? जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है बैलेंस शीट में, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम कंसिडर करेंगे. क्लियर हो गया? अब ये देखो, अभी जो मैंने लिखा है ना, राइट ऑफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिसाइड करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस आपको रेयर मिलेंगे. ज्यादा क्वेश्चंस आपको कौन से मेथड के मिलेंगे? ये वाला, दैट इज प्रीमियम मेथड. पूरे टेक्स्ट बुक में आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीमियम मेथड के मिलेंगे. अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर हमने कुछ छोड़ दिए, 2 से मैक्सिमम 3-4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके बेसिस पे, ठीक है, बाकी सारे प्रीमियम के क्वेश्चन है. अप्रोक्सीमेट उतने क्वेश्चन जो इतने भी रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे जितना पॉसिबल होगा. क्लियर हो गया? तो ये जो आज का लेक्चर था, ये कोई सबके लिए एप्लीकेबल है. कोई बोलेगा मैं सीबीएसई सिखाऊं, कोई बोलेगा आईसीएसई सिखाऊं, सबके लिए एप्लीकेबल है. लेकिन मैंने बस स्टार्टिंग में आपको ये बोला था कि इस लेक्चर में कुछ वर्डिंग्स अलग रहेंगे सिर्फ स्टेट बोर्ड के. बाकी सीबीएसई से जो पढ़ेगा या उसके लिए भी ये सब सारी चीजें सेम रहेगी. थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस है, कंसेप्ट सारे सेम है, और लिटिल बिट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. समझ में आया? तो सीबीएसई वाले भी स्टूडेंट्स इसको प्रेफर कर सकते हैं, बट इतना कुछ कंसेप्ट इसमें, लेकिन हमने कंसेप्ट इसमें कवर नहीं किया क्योंकि सीबीएसई के कुछ कंसेप्ट बच्चों ज्यादा डीप में आता है, ठीक है? उसके लिए कब अगर टाइम मिला तो देखेंगे, हम वो भी कवर करेंगे. बट अभी मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ. अभी फिलहाल हमारा स्टेट बोर्ड का चल रहा है. ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग टुडेज सेशन देन? तो आज के लिए फिर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. आज हमने जितना भी कवर किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करो. क्लियर हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये आज का. अगर ये आपको समझ में आया तो ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो टुडे शैल वी स्टॉप हियर बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे.